हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीडीपी में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दर से रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। एक ठीक है, एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, दिखाई देने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार एक टीचर को करना चाहिए। ऑप्शन है, स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। नेक्स्ट है, अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से कार्य शीटों पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, बात किसकी हो रही है, दृश्य रूप से बाधित बच्चा है और उससे रिलेट करके एक शिक्षक को किस तरह की सामग्री को यूज़ करना है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। और हमारे ऑप्शन किस तरह के हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, कई प्रकार के दृश्य। अब देखने में ही दिक्कत है तो नहीं होगा, सेकंड क्वेश्चन कट गया, सेकंड ऑप्शन कट गया। थर्ड है, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अब देखने में ही दिक्कत है, टीचर करेगा तो स्टूडेंट सीखेगा कहाँ से, सीखना तो स्टूडेंट को, टीचर को नहीं सीखना, तो थर्ड भी कट गया। फोर्थ, अनेक प्रकार के लिखित कार्य नहीं कराने हैं, बच्चे को देखने में दिक्कत है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक मात्रा में हम एक जो टीचर होता है वो प्रयोग करे ताकि बच्चा सुन सके, क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा छू कर किसी चीज़ को समझेगा तो वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसको छूने में फीलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखने में दिक्कत है। तो हमें इस तरह के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट, स्पष्ट रूप से बोलने वाले तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। अब मैंने कल एक बात आपको बताई थी, जहाँ पर भी आपको केवल दिख जाए ना, वो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकते। तो पहले दो तो पहले ही कट हो गए। फोर्थ देखिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, आंसर होगा देने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हो गया तो कट हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। फर्स्ट है, एक मूक दर्शक होना चाहिए तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नेक्स्ट है, एक उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अब अगर टीचर ऐसे ग्रुप का फेवर लेगा जहाँ पर सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे हैं और क्रिएटिव बच्चे हैं, तो अदर जो बच्चे हैं थोड़े से वीक बच्चे हैं वो उनके साथ तो पार्शलिटी हो जाएगी। आपका लास्ट का ऑप्शन कट गया। फर्स्ट है, एक मूक दर्शक होना और बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। टीचर क्या सिर्फ क्लास में जाकर बैठ जाए और बच्चे शोर करे, एक दूसरे को पीटे मारे, कुछ करे, टीचर को बोलना ही नहीं है, कट हो गया। सेकंड, कक्षा को छोड़ देना और बच्चे स्वयं कार्य करने देना, ठीक है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह को निगरानी करना। सहयोग देना है सभी बच्चों को, जो बच्चे किसी भी कार्य में लगे हुए हैं। अगर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है या फिर आपको किसी टीचर ने ग्रुप स्टडी के लिए दिया गया या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, तो सभी ग्रुप पर निगरानी रखना। अगर किसी बच्चे को कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसको सहयोग करना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं
क्लास में जाकर कुछ भी बच्चे सीखते हैं तो बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, और जहाँ भी बच्चे गलती करेंगे वो स्वाभाविक है। बच्चे जब किसी काम को सीखेंगे, किसी काम को करेंगे तो बच्चों से गलती होना स्वाभाविक है, और ये होना भी चाहिए। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे, ठीक है। उन्हें पता कैसे चलेगा हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम शिक्षण जो हम कुछ भी सीखते हैं उसमें अगर हम कोई गलती करते हैं तो ये सीखने का एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती हैं? फर्स्ट है अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। देखिए टेस्ट जहाँ पर भी होंगे, टेस्ट कभी भी आंसर नहीं होते, दंड कभी आंसर नहीं होगा। किसी भी बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, उसको प्रोत्साहित करना है कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। अगर बच्चा गलती भी करता है तो हमें उसको बताना है कि गलती हुई कहाँ पर है, ना कि उसको दंड देना है उसकी गलती पर, ठीक है। सूचनाओं का संचरण करने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कुछ नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी वो कौन सी होंगी? जब हम बच्चों में डिबेट कराएंगे, डिस्कशन जब हम कराएंगे क्लास में, तो बच्चे किसी भी किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझेंगे। अगर कोई टॉपिक चला हुआ है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उसके लिए क्या बेस्ट है, डिबेट कराएं, डिस्कशन कराएं बच्चों में, और ग्रुप स्टडी कराएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रेरित नहीं होता है? नहीं बताना है हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, सेकंड है दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, थर्ड है उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, फोर्थ है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर क्या है, पूछ क्या रखा है? नहीं पूछ रखा है कि क्या नहीं है। तो तीन चीज़ आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगी और एक चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। वही नेगेटिव हमें छांटनी है, वही नेगेटिव जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये बिल्कुल बेस्ट है। हम करते भी यही है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज देखते हैं कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसी से ज्ञान का हम आगे निर्माण करते। तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था ना सिद्धांत कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पाइरल तरीके से होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड है, तो ये सही होगा। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने हैं, ये भी बेस्ट है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना बच्चों को, तो ये भी सही है। तो गलत क्या होगा, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। हमें किसी भी चीज़ को बच्चों को रटवाना नहीं है, दोहराना नहीं है, इसके लिए बढ़ावा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये गलत है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्योंकि नहीं पूछा है तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज राइट। उसके बाद है इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा मतलब बाहर से हमें मोटिवेशन मिलना, या फिर हम कोई काम जब करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं या फिर हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, ठीक है। तो दूसरों की खुशी के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर कि कोई काम आप करते हो तो दूसरों की खुशी के लिए जब आप करते हो तो उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपना काम करना पसंद करती हूँ, ये किसकी है अभिप्रेरणा? मेरी खुद की है, अंदर से है, आंतरिक है ये। नेक्स्ट है मैं बहुत अच्छा सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी आंतरिक है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी आंतरिक है। लास्ट है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा कैसी होगी? बाह्य होगी, दूसरों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन है आंतरिक, लेकिन ये किसके लिए काम कर रही है? काम इसलिए कर रही है ताकि टीचर बच्चों को अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओके। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना,
उदाहरण और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। अब ये एक प्रभावी अधिगम मतलब एक बहुत ही अच्छा सीखने का तरीका कौन सा है, कौन कौन से उदाहरण हैं, तो सभी बेस्ट हैं, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित होगा, समय सारणी हम बनाएंगे, टाइम टेबल हम बनाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट है, हम उसी चीज़ पर फोकस करेंगे। चार्ट हम बनाएंगे, नक्शों की मदद से अगर हम किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है। उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसी चीज़ को समझेंगे तो वो बेस्ट है। अगर हम अपने ग्रुप के जो हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं और वो हमारी ही उम्र के हैं, ठीक है, हमसे बड़े छोटे नहीं हैं, हमारी ही उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ जब हम सीखते हैं या फिर वो हमें सिखाते हैं वो बेस्ट है। और जब हम स्वयं से क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मैंने सीखा है ये ठीक है या फिर ये यहाँ पर होना चाहिए या नहीं, ये जो क्वेश्चंस है ये इससे बेटर कैसे हो सकता है, जब हम खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं, करने लगते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला कि पांचों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 5 इज राइट। ओके, तो 4th ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो डीमोटिवेट किया गया है वो डीमोटिवेट कभी भी आंसर आपके नहीं होंगे पेडागोजी में, ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी प्रयोग नहीं करना है, तो सहयोग के द्वारा जब हम सीखते हैं, हम उम्र के साथियों से जब हम सीखते हैं वो बेस्ट है। और वो कभी कभी नहीं, हमेशा होना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से उसे आगे बढ़ाना चाहिए इज राइट। तो 14 का ऑप्शन जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब बच्चा सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी से सीखता है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं, बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, मीडिया भी हेल्प करती है, मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बातें क्या कही गई हैं, वह प्रक्रिया कौन सा प्रोसेस है जो बच्चे में आदत को डेवलप करता है, उसकी स्किल्स को डेवलप करता है, जो वैल्यूज़ होती हैं और जो मोटिवेशन बच्चे को मिलता है, प्रेरणा जो होती है उसको विकसित, ये सारी चीज़ें कहाँ पर विकसित होती हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसके लिए उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना या फिर विभेदीकरण। तो इसके लिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा राइट, फर्स्ट हो जाएगा समाजीकरण, क्योंकि समाजीकरण से ही हम सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट का जो रोल है उसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिक है। नेक्स्ट, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न पर्यावरण प्रभावित करती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए फर्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता, ये बिल्कुल गलत है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को विकास को निर्धारित करते हैं, सिर्फ परिवेशीय नहीं करता बल्कि जो हेरिडिटी है वो भी करती है, ठीक है। उसके बाद ही कहते हैं कि मानव विकास को न तो आनुवांशिकता प्रभावित करती है और ना ही पर्यावरण, बल्कि दोनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ये पूछ रखा है। एक प्रगतिशील कक्षा में
विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्कृत्य रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। अनुसरण मतलब याद करवाना, रटना, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं कभी भी। अगर आपको ऑप्शन में दोहराना, रटवाना, अनुसरण, याद करवाना, अगर ये सब चीज़ें आती है ना तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ठीक है, ये यहाँ पर पूछा हुआ है कि प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। टीचर को इस सारी चीज़ों को कभी भी अनदेखा नहीं करना है। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए। नहीं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह दी जानी चाहिए। क्यों? क्या हम उसको फेस नहीं कर सकते जो हमारे सामने प्रॉब्लम है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 4 देखिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे इन चीज़ों से कुछ सीखे। जेंडर बायस की जो सोच है, जो पुरानी जो रूढ़िवादिता जो चली आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किए हैं, कौन किसका रोल मॉडल हो सकता है, या फिर एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में आप बता सकते हो कि किसने जो जेंडर बायस है, जो रूढ़िवादिता, उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए। ठीक है, इस तरह के आप एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सेकंड है, असशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट में आपको केवल मिल गया, तो केवल तो कभी भी आंसर होते ही नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में से हमें देखना है। तो समावेशी कक्षा है जिसमें डिसेबल्ड बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं। ठीक है, तो उस क्लास में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई बच्चा कैसे सीखता है तो कोई बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। लक्षण है किसी भी विद्यार्थी के। फर्स्ट है, पढ़ने के प्रति चिंता। नेक्स्ट, शब्दों एवं अक्षरों की पहचान करने में कठिनाई। निम्न स्तर की शब्दावली कौशल। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या फिर याद करने में कठिनाई होती है। तो ये किस प्रकार के लक्षण हैं? फर्स्ट है, एक संवलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, मानसिक शक्ति वाले विद्यार्थी के। तो यहाँ पर क्या है, मानसिक स्थिति तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर बच्चे को पढ़ने और याद करने में भी दिक्कत आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के ये लक्षण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकती है या फिर संबोधित कर सकती है? ठीक है, एक समावेशी वाली कक्षा है और जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी आवश्यकता को किस प्रकार बता सकती है, ये बताना है। फर्स्ट है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करके अभ्यास व रटने पर बल देना। तो अभी हमने देखा था कि रटना, याद कराना, स्मरण, ये सब कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे, तो फर्स्ट कट गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। कभी भी ये इस तरह के ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है।
प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसको सशक्त करना, उसके पक्षों का पता लगाना, उसकी कमजोरियों का पता लगाना और उसके आधार पर विशिष्ट प्रकार के अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना कि बच्चे को हम किस तरीके से बता सकते हैं, किस तरीके से बेटर उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो सृजनात्मक बच्चे हैं और जो अन्य प्रकार के बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट है अपसारी चिंतन पर बल देना, नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित कभी भी आपके जो आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए ऑप्शन। पहले तो है अपसारी चिंतन पर बल देना, अपसारी नहीं, अपसारी आ जाएगा आपकी इस तरीके से सोचना, जबकि हमें इस तरीके से सोचने पर कभी भी बल नहीं देना है। हमें किस तरीके से सोचना है कि एक टॉपिक के बारे में हम बहुत तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा अभिसारी का कि हम एक टॉपिक पर बहुत तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, बहुत तरीके से चिंतन कर सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना और मूल विचारों को महत्व देकर। जो बच्चे के मूल विचार हैं, जो बच्चे ने व्यूज़ दिए हैं, उसको मोटिवेट करना, उनको महत्व देना, और जो है परिप्रेक्ष्य को हम उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, मतलब टेस्ट की संख्या को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बच्चे की कक्षा में जो सार्थक अधिगम है वो अच्छा होगा। कभी भी टेस्ट से बच्चा नहीं सीखता। उसके बाद है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा बच्चे पुरस्कार लेते लेते थक जाएंगे और वो ये कहेंगे कि पुरस्कार तो मेरे से ही ले लो, अब मेरे से काम नहीं होता। तो ये कोई बात नहीं होती, कभी कभी जो पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है वो बेस्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, तो केवल व्याख्यान विधि हो गई, ये गलत हो गया। लास्ट है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम तथा अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना इज राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 का फोर्थ, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल, जो बच्चे की विषय वस्तु है, जो बच्चे का सिलेबस सब्जेक्ट है, उसका संपूर्ण कौशल पता होना चाहिए बच्चे को, कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए, और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्य, एक वस्तु के केवल, तो केवल आ गया, गलत हो गया, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, तो एक ही आयाम की ये बात करते हैं, सीमित हो गया, गलत हो गया। उसके बाद है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, मतलब अनेक तरीकों से सोचना, किसी भी समस्या के बारे में सिर्फ एक ही थिंकिंग हमें उसके बारे में नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही पक्ष में जा रहे हैं, अगर वो पक्ष हमारे उस काम समस्या को सॉल्व करने में काम नहीं आया तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए कि एक जो प्लान है वो हमारा काम नहीं हुआ तो दूसरा प्लान हमारे लिए रेडी है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, नहीं बताना है यहाँ पर। फर्स्ट है बच्चों की अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर अत्यधिक केंद्रित करना। अब आपने फर्स्ट 3 जो ऑप्शन पढ़े हैं आपको लगा होगा ये हैं, लेकिन पूछ क्या रखा है, नहीं पूछ रखा है, तो नहीं क्या होगा, दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि हमें नहीं करना है, बच्चे को रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा
4th। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार से बर्ताव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए नहीं कहना है, बच्चों को सबके सामने पनिशमेंट नहीं देनी है, उन्हें गृह कार्य करने के लिए भी नहीं देना है, क्योंकि इससे बच्चे सीखेंगे क्या अपनी गलतियों से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उनसे बात करके और उनकी अरुचि कारण जानने की हमें कोशिश करनी है कि बच्चा बुरा बर्ताव कक्षा में कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, उसके बाद है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान को संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संरचनावादी उपागम क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है ज्ञान के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या फिर याद करवाना। तो याद करवाना नहीं होगा, दंड नहीं होगा, अनुबंधन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी की प्रीवियस नॉलेज क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो भाई देखो, किसी को डांटना नहीं है, उनके विचारों को अनदेखा नहीं करना है, उनके विचारों को खारिज नहीं करना है, तो संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 1st। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रकार का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या फिर बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। ठीक है, फर्स्ट इज राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैडागोजी के क्वेश्चंस जो कि लास्ट पेपर में आए हुए हैं, लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं। तो आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेंगे कि 2 ऑप्शन होंगे और दोनों में से कौन सा सिलेक्ट हमें करना है वो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बेस्ट है आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।